भारतीय अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी। इकोनॉमी शब्द आइकोनोमिया शब्द से बना है। आइकोनोमिया शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। आइकोनोमिया में आइकोस का मतलब है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड यानी घर। नोमोस, नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रबंधन। आइकोनोमिया मतलब घर का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड बराबर इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विषय है। अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का किसी क्षेत्र विशेष या देश में लागू करना और उसका अध्ययन करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन, उत्पादन जैसे वस्तु एवं सेवा। फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता उत्पादक से मुद्रा देगा और वस्तु या सेवा लेगा। उत्पादक वस्तु या सेवा देगा उपभोक्ता को, उपभोक्ता मुद्रा देगा उत्पादक को। इसे ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं जैसे उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय और विनियोग या निवेश। अर्थशास्त्र एक परिचय। उत्पादन, प्रोडक्शन क्या है? उत्पादन या प्रोडक्शन क्या है? कच्चे माल का प्रयोग करके उपयोग योग्य बनाना एवं नया उत्पाद का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। इससे मूल्य वृद्धि होती है, या मूल्य की वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है, वैल्यू एडिशन। उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन पूंजी, उत्पादन के साधन है भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। उत्पादन दो प्रकार का होता है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त उत्पादन में वस्तुएं और अमूर्त उत्पादन में सेवाएं आती है। वितरण, वितरण क्या है? वस्तु एवं सेवाओं का बाजार तक पहुंचाना ही वितरण कहलाता है। राष्ट्रीय आय का उत्पादन के साधनों के माध्यम से वितरण होता है। राष्ट्रीय आय का उत्पादन के साधनों के मध्य वितरण होता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन के साधन और उत्पादन साधनों की लागत। उत्पादन के साधन और साधनों की लागत। भूमि पर किराया लगता है, पूंजी पर ब्याज लगता है, श्रम पर मजदूरी लगती है और उद्यमी अपना लाभ कमाता है। फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत या कारक लागत क्या है? फैक्टर कॉस्ट बराबर किराया प्लस ब्याज प्लस मजदूरी प्लस लाभ। जैसे फैक्टर कॉस्ट है 40 रुपये, इसमें 10 रुपये किराया, 10 रुपये ब्याज, 10 रुपये मजदूरी, 10 रुपये लाभ। बाजार मूल्य क्या है? बाजार मूल्य में साधन लागत प्लस प्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी आती है, यानी मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एमआरपी, एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उपभोक्ता किसे कहते हैं? वस्तु व सेवाओं का प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। उपभोग किसे कहते हैं? वस्तु व सेवाओं का प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। जब वस्तुओं व सेवाओं का तब तक उपयोग किया जाता है जब तक उसकी उपयोगिता शून्य न हो जाए। विनिमय क्या है? वस्तु व सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के बदले करना विनिमय कहलाता है। निवेश, निवेश या इन्वेस्टमेंट ऐसी परिसंपत्तियां या एसेट का निर्माण करना जिसे भविष्य में भी उत्पादन होता रहे। निवेश दो प्रकार का होता है, घरेलू निवेश, विदेशी निवेश। घरेलू निवेश ये केवल भारतीयों द्वारा किया जाता है। विदेशी निवेश विदेशी इन्वेस्टर द्वारा किया जाता है। विदेशी निवेश दो प्रकार का है, एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसमें स्वयं का कारखाना लगाना होता है। और एफडीआई को रेगुलेट आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एफडीआई को आरबीआई और भारतीय सरकार द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एफडीआई में स्वयं का कारखाना लगाना होता है, यह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी संस्थागत निवेश। एफआईआई शेयर के माध्यम से निवेश करना होता है। एफआईआई पर रेगुलेटिंग या नियमन सेबी द्वारा किया जाता है। एफडीआई दो प्रकार का है, ब्राउनफील्ड एफडीआई और ग्रीनफील्ड एफडीआई। ब्राउनफील्ड एफडीआई में पहले से स्थापित कंपनी में निवेश करना ब्राउनफील्ड एफडीआई कहलाता है। और ग्रीनफील्ड में नई कंपनी की स्थापना करके निवेश करना ग्रीनफील्ड एफडीआई कहलाता है।
एफडीआई के रूट या मार्ग कौन कौन से हैं? दो मार्ग होते हैं एफडीआई के, स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग। स्वचालित मार्ग, स्वचालित मार्ग में 100% पहले ही अनुमति दे दी होती है, यानी कोई भी अपना भारत का प्रधानमंत्री कोई भी विदेशी दौरा करता है तब इसमें समझौते वगैरह करता है, तो वहाँ जब उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट आती है तो उसमें पहले ही अनुमति दे दी होती है। यह ऑटोमेटिक रूट हुआ। अगर स्वचालित मार्ग में सरकार व आरबीआई से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। और एक होता है एफडीआई का रूट सरकारी मार्ग वालों, सरकारी गवर्नमेंट रूट होता है, इसमें सरकार व आरबीआई से अनुमति की आवश्यकता होती है। भारत में सर्वाधिक एफडीआई वाला देश सिंगापुर है। भारत में आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई मॉरिशस से आया है। भारत में सर्वाधिक एफडीआई महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में आता है। एफडीआई के लाभ, एफडीआई से विदेशी भंडार में वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, आर्थिक समृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है और नई तकनीकी का आगमन होता है। अर्थशास्त्र से संबंधित परिभाषाएं। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा। अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान अल्फ्रेड मार्शल ने कहा। अर्थशास्त्र को दुर्बलता का विज्ञान रॉबिन्सन ने कहा। अर्थशास्त्र को विकास से संबंधित विज्ञान सैमुएल्सन ने कहा। अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें। द वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक को एडम स्मिथ ने लिखा। यह पुस्तक एडम स्मिथ ने 1776 में लिखी। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड निवासी थे। एडम स्मिथ ने पहली बार अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत दिए। एडम स्मिथ का सिद्धांत है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। दूसरी पुस्तक है दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक को कार्ल मार्क्स ने 1867 में लिखा। इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स ने संसार में दो वर्ग बताए। पहला है सर्वहारा या मजदूर वर्ग, दूसरा है पूंजीपति वर्ग। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। तीसरी पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके लेखक हैं J.M. किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। J.M. किन्स ने यह पुस्तक 1936 में लिखा। J.M. किन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। चौथी पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पुस्तक के लेखक अल्फ्रेड मार्शल है। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में लिखा। अल्फ्रेड मार्शल ने मांग और पूर्ति का नियम दिया। अल्फ्रेड मार्शल ने डिमांड एंड सप्लाई का नियम दिया। पांचवी पुस्तक है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक को 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने दिया। एम विश्वेश्वरैया ने विश्वेश्वरैया योजना दी थी। यह भारत में नियोजन से संबंधित प्रथम योजना थी। एम विश्वेश्वरैया योजना भारत में नियोजन से संबंधित प्रथम योजना थी। छठी पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक को दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में लिखा। इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 में हुआ। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। इस पुस्तक में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। सातवीं पुस्तक है एशियन ड्रामा। इसके लेखक है गुनार मिडल। गुनार मिडल ने इस पुस्तक को 1968 में लिखा। गुनार मिडल ने रोलिंग प्लान या अनवरत योजना दी थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। इसकी वास्तविक अवधि 74 से 79 तक थी। इसे एक वर्ष पूर्व ही बंद कर दिया था मोरारजी देसाई ने। और सिक्स प्लान रोलिंग प्लान लागू किया था 1978 से 83 के बीच। लेकिन 1980 में रोलिंग प्लान को इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया था। और सिक्स्थ न्यू प्लान यानी छठी न्यू पंचवर्षीय योजना लागू की थी इंदिरा गांधी ने 1980 से 85 तक 6 वर्षों के लिए। रोलिंग प्लान में विकास के लक्ष्य वार्षिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं, यानी एक वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उनको पूरा करने के लिए काम किया जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं प्रकार, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। रेगनर फ्रिक्स द्वारा अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा है। इन्होंने यह 1933 में बांटा। रेगनर फ्रिक्स ने 1933 में अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी।
माइक्रो का मतलब है व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो का मतलब है समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक या व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक अल्फ्रेड मार्शल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमी में एक फर्म, उपभोक्ता, लागत, मजदूरी का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक J.M. किन्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक में समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी आदि। भारत में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को CSO द्वारा 3 प्रमुख क्षेत्रों में व 14 उपक्षेत्रों में विभाजित किया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं प्रकार। प्राथमिक क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में कच्चे माल को प्रयोग करके नया उत्पाद बनाया जाता है। इसमें औद्योगिक इकाइयाँ आती है। द्वितीय सेक्टर में औद्योगिक इकाई आती है। तृतीय सेक्टर, इसमें सेवाएं क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र आता है तृतीय सेक्टर में। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि व पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन व उत्खनन आता है, यानी प्रकृति से जुड़ा प्रकृति से जुड़ा उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, जल, विद्युत, गैस आपूर्ति आदि आती है, यानी निर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग द्वितीय क्षेत्र में आती है। तृतीय क्षेत्र में संचार, परिवहन, भंडारण, होटल, व्यापार, रेस्टोरेंट, बैंकिंग व बीमा, पुलिस व प्रशासन, स्थायी संपदा व विदेशी सेवाएं आती है। तृतीय सेवा क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा है, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र में ज्ञान आधारित सेवाएं आती है, जैसे परामर्श सेवा, अनुसंधान, कर प्रबंधन आदि। पंचम क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। पंचम क्षेत्र में जैसे CO, PM, सचिव आदि। काम करने के आधार पर कॉलर के प्रकार। प्राथमिक क्षेत्र को रेड कॉलर जॉब कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। चतुर्थ क्षेत्र में पिंक कॉलर जॉब कहते हैं और पंचम क्षेत्र में गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार के क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में स्वामित्व सरकार के पास होता है और निजी क्षेत्र में स्वामित्व निजी हाथों में होता है। इसका मतलब है 51% से अधिक शेयर सरकार के पास हो तो वो सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, और 51% या इससे अधिक शेयर निजी हाथों में हो तो वो निजी हो गया। संगठन के आधार पर क्षेत्र के प्रकार, एक होता है संगठित क्षेत्र, दूसरा असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में रोजगार या कार्य की शर्तें नियमित व निश्चित होती है और इसमें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है। असंगठित क्षेत्र में शर्तें व नियम रोजगार नियमित व निश्चित नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार के कार्य की शर्तें निश्चित व नियमित नहीं होती है। असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा भी नहीं दी जाती है। भारत का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका, यूरोप आदि। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन व वितरण निजी लोगों के हाथों में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु व सेवाओं का मूल्य का निर्धारण बाजार के आधार पर होता है। बाजार का मतलब है जहां मांग व पूर्ति का नियम लागू होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजारीकृत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति लागू होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति लागू होती है। यहाँ हस्तक्षेप की नीति को लेसेज फेयर कहते हैं। हस्तक्षेप की नीति को लेसेज फेयर कहते हैं। चाहे कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनका नियमन सरकार द्वारा ही किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार प्रणाली अपनाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती या न के बराबर करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। इसमें आधार योग्यता होती है, अपनी योग्यता से कितना भी लाभ कमा सकता है व्यक्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता होती है, मतलब कस्टमर इज किंग। जो वस्तु उपभोक्ता को पसंद आती है
उद्योगपति वही वस्तु बनाते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था या राज्य व्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, उत्पादन व वितरण सरकार के पास होता है, मूल्य निर्धारण भी सरकार करती है, नियमन का कार्य भी सरकार द्वारा किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार उपलब्ध नहीं होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को गैर बाजारीकृत अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप की नीति का पालन करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का आधार समानता के आधार पर होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार गरीब व अमीर के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करती है। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक J.M. किन्स है। भारत ने 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम फ्रांस द्वारा 1944 में अपनाई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम फ्रांस द्वारा 1944 में अपनाई थी। 1929 की वैश्विक मंदी के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था के गुण पाए जाते हैं। प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। सकारात्मक अर्थव्यवस्था, दूसरी है आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था। सकारात्मक अर्थव्यवस्था में इसमें क्या हो रहा है इसका चर्चा की जाती है। सकारात्मक अर्थव्यवस्था में कोई निर्देश या परामर्श नहीं दिया जाता। आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था इसमें क्या नहीं होना चाहिए इस पर चर्चा होती है। आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था में निर्देश या परामर्श दिया जाता है। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। तीन प्रकार की होती है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था में विकास की दर उच्च होती है, यहाँ तकनीकी उच्च स्तर की प्रयोग की जाती है और विकसित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पूर्ण दोहन किया जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास की दर उच्च दर प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में तकनीकी का विकास करने के लिए प्रयास करती रहती है और संसाधनों के पूर्ण अर्ध दोहन करती है। अविकसित अर्थव्यवस्था, इसमें विकास की दर निम्न होती है, तकनीकी निम्न स्तर की तकनीकों का प्रयोग होता है और संसाधनों का दोहन अपूर्ण होता है, यानी संसाधनों का दोहन कम होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, एक दूसरी खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में न तो आयात होता है न निर्यात होता है। खुली अर्थव्यवस्था में मुक्त रूप से आयात निर्यात होता है। विश्व बैंक प्रत्येक जुलाई माह में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण विश्व बैंक प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण के आंकड़े जारी करता है। विश्व बैंक ने देशों की आय के आधार पर 4 भागों में बांटा है। पहला है उच्च आय श्रेणी वाले देश, जहां पर प्रति व्यक्ति आय $14,005 से अधिक हो। दूसरा है उच्च मध्यम आय वाले देश, जहां पर प्रति व्यक्ति आय $4,516 से $14,005 के मध्य हो। तीसरा है निम्न मध्यम आय वाले देश, जहां पर प्रति व्यक्ति आय $1,146 से $4,515 के मध्य हो। चौथा है निम्न आय वाले देश, जहां पर प्रति व्यक्ति आय $1,145 से कम हो। प्लानिंग या नियोजन या आयोजन। पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। प्लानिंग का मतलब है एक निश्चित समय में एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना। सरकार द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे नियोजन या आयोजन या प्लानिंग कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है संसाधनों का आवंटन करना। आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। इनके सामने 2 समस्या हुई। पहली है अर्थव्यवस्था कैसी हो, दूसरी समस्या नियोजन कैसा हो। अर्थव्यवस्था कैसी हो, इसके लिए भारत में 1948 में मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। नियोजन कैसा हो, इसके लिए भारत में रूस
रूस में 1928 में पंचवर्षीय योजना को अपनाया था स्टालिन द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1951 को अपनाया। पंचवर्षीय योजनाओं को हमने रूस से ग्रहण किया है। राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग, राष्ट्रीय नियोजन है पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। राष्ट्रीय नियोजन भारत में जनक है जवाहरलाल नेहरू। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को। वित्त वर्ष, भारत का भारतीय वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना पूर्ण कर चुके हैं। वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक थी। वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर विजन डॉक्यूमेंट यानी भविष्य दृष्टि दस्तावेज अपनाया गया है। विजन डॉक्यूमेंट 15 वर्ष के लिए होता है। विजन डॉक्यूमेंट 15 वर्ष के लिए अपनाया गया है। दूसरा है स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट यानी रणनीतिक दस्तावेज। इसे 7 वर्ष के लिए अपनाया जाता है, यानी रणनीतिक दस्तावेज 7 वर्ष के लिए अपनाया गया है। पंचवर्षीय योजना के स्थान पर तीसरा है एक्शन प्लान अपनाया गया है 3 वर्ष के लिए। पंचवर्षीय योजना के स्थान पर एक्शन प्लान को अपनाया गया है। एक्शन प्लान 3 वर्ष के लिए होता है। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 79 तक थी, 79 तक थी। इसे 1 वर्ष पूर्व ही बंद कर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, यह 2 बार बनी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। हॉलीडे प्लान या वार्षिक योजनाएं। पहला हॉलीडे प्लान 1966 से 67, दूसरा हॉलीडे प्लान 1967 से 68, तीसरा हॉलीडे प्लान 1968 से 69। लगातार 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा, 1966 से 1969 तक। चौथा हॉलीडे प्लान 1978 से 1979, पाँचवा हॉलीडे प्लान 1979 से 1980, 2 वर्ष के लिए। 1978 से 80 के मध्य रोलिंग प्लान को लागू किया गया। रोलिंग प्लान की अवधि 1978 से 1983 तक थी। रोलिंग प्लान को 1980 में ही इंदिरा गांधी जी द्वारा बंद कर दिया गया। रोलिंग प्लान को मोरारजी देसाई द्वारा गुरनाल मिडल मॉडल पर लागू किया था। छठा हॉलीडे प्लान 1990 से 91, सातवां हॉलीडे प्लान 1991 से 92, 2 वर्ष तक। इस समय भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए। इस समय 1991-92 में LPG लाया गया। अब तक योजनाओं का 7 बार रहे हैं, यानी हॉलीडे प्लान अब तक 7 बार लाए जा चुके हैं। सफल और असफल पंचवर्षीय योजनाएं। सफल पंचवर्षीय योजनाएं। पहली पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना। असफल पंचवर्षीय योजनाएं। दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। आज़ादी से पूर्व भारत में नियोजन या प्लानिंग से संबंधित। आज़ादी से पूर्व भारत में नियोजन या प्लान्स। पहली योजना है विश्वेश्वरैया योजना। इसे 1934 में बनाया गया। विश्वेश्वरैया योजना 1934 में बनाया गया। इसे एम विश्वेश्वरैया द्वारा बनाया गया था। एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। एम विश्वेश्वरैया योजना 10 वर्षीय योजना थी। इस योजना का उद्देश्य उद्योगों को प्राथमिकता देकर देश का विकास किया जाना था। दूसरी है कांग्रेस योजना। इसे 1938 में लाया गया। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में इसे लाया गया। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात के अधिवेशन में कांग्रेस योजना को लाया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया 1938 में। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन 1938 में किया गया। नेशनल प्लानिंग कमीशन यानी राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इसकी रिपोर्ट 1948 में पेश की गई थी। गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में दिया था। इसमें प्राथमिकता लघु व कुटीर उद्योगों को देने की बात कही थी। बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान को बम्बई के 8 बड़े उद्योगपतियों द्वारा 1944 में दिया गया था। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना थी। इसके अध्यक्ष JRD टाटा थे, जहांगीर रतन भाई टाटा। बॉम्बे प्लान के उपाध्यक्ष दामोदर दास बिरला थे। इसे टाटा बिरला योजना भी कहते हैं।
इसके सचिव अर्देशियर दलाल थे। धनवादी योजना, इसे एम.एन. रॉय द्वारा 1945 में दिया गया। इसे पीपुल प्लान्स भी कहते हैं। योजना सलाहकारी परिषद 1946, योजना सलाहकारी परिषद 1946, इसके अध्यक्ष केसी नियोगी की सिफारिश के अनुसार 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। सर्वोदय योजना 1950, आज़ादी के बाद की एकमात्र योजना है सर्वोदय योजना 1950। इसे जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया। सर्वोदय योजना के आंशिक रूप से कुछ बातों को पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका कार्य पंचवर्षीय योजना को बनाना था। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग के कार्य होते हैं एक्शन प्लान बनाना। गवर्निंग काउंसिल का गठन 8 फरवरी 2015 को किया गया। महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना और उनकी प्राथमिकता। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। पंचवर्षीय योजनाएं व उनके मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमर ने दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी मानलोनोविच ने दिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रोफेसर सैंडी एवं सुखमेध चक्रवर्ती ने दिया। चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल एलन माने एवं अशोक रुद्र ने दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल डीपी धर ने दिया। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर ने दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 तक थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्नों की आपूर्ति करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का लक्ष्य 2.1% रखा गया। इसमें प्राप्ति 3.6% हुई। इसे सफल योजना माना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ। पहली उपलब्धि है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। दूसरी है परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत ही नसबंदी अभियान 1974 में चलाया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाला भारत विश्व का पहला देश है। तीसरी उपलब्धि है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं की शुरुआत करना। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई। पहली है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। यह सतलज नदी पर पंजाब और हिमाचल में स्थित है। दूसरी है दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह दामोदर नदी पर झारखंड में स्थित है। तीसरी है हीराकुंड बांध परियोजना। यह महानदी पर राउरकेला ओडिशा में स्थित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी मानलोनोविच द्वारा दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.5% था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट की प्राप्ति 4.2% हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना को इस कारण असफल योजना माना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट स्थापित किए। पहला स्टील प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़। इसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। दूसरा है राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा। इसे जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। तीसरा है दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल। इसे ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। नोट विशेष: बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना की दूसरी उपलब्धि है दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में लाई गई। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में लाई गई थी 48 में। भारत की प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ। पहली औद्योगिक नीति 1948 में, दूसरी औद्योगिक नीति 1956, तीसरी औद्योगिक नीति 1977, चौथी औद्योगिक नीति 1980, पाँचवीं औद्योगिक नीति 1990, छठी औद्योगिक नीति 1991। वर्तमान में छठी औद्योगिक नीति 1991 में चल रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को नीतिगत स्वरूप प्रदान किया गया। इसमें 3 अनुसूचियों में बांटा गया। अनुसूची ए में 17 उद्योगों को रखा गया। इस पर केवल सरकार का एकाधिकार था।
दूसरी अनुसूची बी में 12 उद्योगों को रखा गया, इसमें सरकार व निजी उद्योगों का अधिकार था। तीसरी अनुसूची में शेष उद्योग रखे गए, इसमें निजी शामिल है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की तीसरी उपलब्धि है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई। चौथी उपलब्धि है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 1957 में की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 66 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रोफेसर सैंडी एम सुब्रमण्यम चक्रवर्ती ने दिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता एवं स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास करना था। इसमें लक्ष्य रखा गया 5.6% और तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राप्ति हुई 2.8%। यह सर्वाधिक असफल योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की सर्वाधिक असफलता का कारण थे, पहला है 1962 का भारत चीन युद्ध, दूसरा कारण था 1965 का भारत पाक युद्ध, तीसरा कारण था 1965-66 में सूखा व अकाल पड़ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ। पहली उपलब्धि है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसे 1965 में लाया गया। MSP को 1965 में लाया गया। MSP द्वारा सरकार द्वारा किसानों से एक निश्चित कीमत पर अनाज खरीदा जाता है। तीसरी उपलब्धि है FCI की स्थापना। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। FCI की स्थापना 1965 में हुई। तीसरी उपलब्धि है APC की स्थापना। APC का मतलब है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग। APC की स्थापना 1965 में की गई। 1985 में APC का नाम बदलकर CACP कर दिया गया है। CACP का कार्य है MSP का निर्धारण करना। CACP का मतलब है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसकी स्थापना 1985 में हुई। इसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहते हैं। CACP का कार्य है MSP का निर्धारण करना। MSP को लागू करने का कार्य केंद्र सरकार की संस्था CCEA द्वारा किया जाता है। CCEA का मतलब है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। वर्तमान में 23 फसलों पर MSP जारी की जाती है। चौथी उपलब्धि है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। PDS की स्थापना 1960 में की गई। PDS का नाम बदलकर 1972 में RPDS कर दिया गया और 1997 में इसे TPDS बना दिया गया। PDS की स्थापना 1960 में, RPDS की स्थापना 1972 में, TPDS की स्थापना 1997 में। PDS सिस्टम के माध्यम से ही फ्री में अनाज वितरण किया जाता है उचित मूल्य की दुकानों पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 5 जुलाई 2013 को लाया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया। चौथी उपलब्धि है IDBI। IDBI का मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना 1964 में की गई। IDBI को 2004 में कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक बना दिया गया है। IDBI 1964 में विकास बैंक था। यह सरकारी बैंक था। यह औद्योगिक विकास के लिए कार्य करता था। 2019 में IDBI को LIC द्वारा खरीद लिया गया है। वर्तमान में IDBI प्राइवेट बैंक है। वार्षिक योजना या योजना अवकाश। पहला है 1966 से 67, दूसरा 67 से 68, 68 से 69। लगातार 3 वर्ष तक वार्षिक योजना लागू की गई। इस वार्षिक योजना के समय की उपलब्धियां हैं। पहली उपलब्धि है हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67। हरित क्रांति के विश्व में जनक है नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिकन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति से प्रभावित राज्य हैं, सर्वाधिक प्रभावित राज्य पंजाब हरियाणा। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित फसल है गेहूँ और चावल। हरित क्रांति में उच्च उपज किस्मों का प्रयोग किया गया, HYVS किस्म का प्रयोग किया गया। में उर्वरकों का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, मृदा संरक्षण के लिए कार्य किया गया, सिंचाई के साधनों का पूर्ण दोहन करने का प्रयास किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1969 से 1974 तक। 1969 से 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल अशोक रुद्र एवं एलन मान्य ने दिया। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.6% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ग्रोथ रेट का लक्ष्य 5.6% रखा गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राप्ति हुई 3.3%, यानी यह असफल योजना थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ। पहली है MRTP एक्ट 1969। इसके द्वारा पूंजी के केंद्रीकरण को रोकना था। इसका उद्देश्य MRTP एक्ट का उद्देश्य पूंजी के केंद्रीकरण को रोकना था। MRTP एक्ट 1969। चौथी पंचवर्षीय योजना की दूसरी उपलब्धि है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। तीसरी उपलब्धि है
ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड 1970 में लाया गया। ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। चौथी उपलब्धि है बफर स्टॉक की शुरुआत। बफर स्टॉक की शुरुआत 1969 में की गई। पांचवी उपलब्धि है लीड बैंक योजना। लीड बैंक योजना 1969 में लाई गई। MRTP का मतलब है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 78। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल DP धर ने दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.4% था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्राप्ति हुई 4.8%। पांचवी पंचवर्षीय योजना सफल योजना थी। लक्ष्य 4.4 और प्राप्ति हुई 4.8, इसलिए सफल योजना थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता था। पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व ही बंद कर दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ नारा दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना की वास्तविक अवधि 1974 से 1979 तक थी। 1977 में मोरारजी देसाई PM बने। मोरारजी देसाई जनता पार्टी से थे। मोरारजी देसाई की सरकार बनते ही उन्होंने पंचवर्षीय योजना को बंद करके उनकी जगह रोलिंग प्लान को लागू किया। रोलिंग प्लान को गुरनार मिडल द्वारा दिया गया था अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में। रोलिंग प्लान में लक्ष्य वार्षिक आधार पर लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही बंद कर दी थी 1978 में। अवधि थी 1979 तक। रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई द्वारा 1978 से 1983 तक के लिए लागू किया गया था। रोलिंग प्लान के समय योजना आयोग के अध्यक्ष रोलिंग प्लान के समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और योजना आयोग के अध्यक्ष DT लकड़वाला थे। 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने 1980 में रोलिंग प्लान बंद कर दिया और न्यू प्लान 6th पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 को लागू किया गया। रोलिंग प्लान 1978 से 1979 से 1980 तक के मध्य लागू किया गया। ऐसी योजना जो 2 बार बनी, छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1983 मोरारजी देसाई के द्वारा, 1980 से 1985 इंदिरा गांधी जी द्वारा। रोलिंग प्लान गुरनार मिडल द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान को भारत में किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में 1978 से 1983 मोरारजी देसाई द्वारा। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने वाले DT लकड़वाला और मोरारजी देसाई थे। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने वाले DT लकड़वाला और मोरारजी देसाई थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना की वास्तविक अवधि 1974 से 1978 तक थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ: न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में। दूसरी उपलब्धि है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। RRB की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। तीसरी उपलब्धि है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। यह है 1977 से 78 में अपनाई गई। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78। चौथी उपलब्धि है 20 सूत्री कार्यक्रम 1977-78। परमाणु परीक्षण 18 मई 1974। प्रोग्राम था इस्माइल बुद्धा। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि थी 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल योजना आयोग द्वारा दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता ऊर्जा यानी एनर्जी को दी गई। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.2% था। छठी पंचवर्षीय योजना में प्राप्ति 5.6% हुई। छठी पंचवर्षीय योजना सफल योजना थी। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन करना था। गरीबी का उद्देश्य रखने वाली योजनाएं कौन सी है? पांचवी व छठी पंचवर्षीय योजना। ऐसी योजना जो 2 बार बनी, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ: पहली उपलब्धि है गरीबी निर्देशांक। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी वाला भोजन करने वाला व्यक्ति गर्भ नहीं है, यह बताया गया। दूसरी उपलब्धि है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980। IRDP एकीकृत राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम 1980। द्वारका DWACRA द्वारका डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया 1982-83। द्वारका ग्रामीण क्षेत्र में महिला व बच्चों का विकास 1982 से 1982-83। पांचवी उपलब्धि है नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। मुख्यालय है बम्बई में। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई। नाबार्ड का कार्य है नाबार्ड RRB और कोऑपरेटिव बैंक की पुनर्वित्त संस्था है। नाबार्ड RRB और कोऑपरेटिव बैंक की पुनर्वित्त संस्था है। RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रूरल RRB का मतलब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नाबार्ड का प्रमुख कार्य होता है कृषि व ग्रामीण विकास करना।
कृषि व ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना नाबार्ड का प्रमुख कार्य है। छठी उपलब्धि है एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक की स्थापना। निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 में बम्बई में की गई। एग्जिम बैंक का मुख्यालय बम्बई में है। एग्जिम बैंक की स्थापना 1982। एग्जिम बैंक का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एग्जिम बैंक का कार्य है आयात निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना। एग्जिम बैंक का कार्य आयात निर्यात को प्रोत्साहन हेतु ऋण उपलब्ध कराना। सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल योजना आयोग ने बनाया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का लक्ष्य 5% रखा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट की प्राप्ति 6% हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना सफल योजना रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता रोजी रोटी व उत्पादकता को दी गई। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि करना इसका लक्ष्य रखा गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के कार्यकाल की योजना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ। पहली उपलब्धि है NHB की स्थापना। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। NHB की स्थापना 1988 में की गई। NHB का मुख्यालय दिल्ली में है। NHB के कार्य हैं आवास हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की दूसरी उपलब्धि है सेबी की स्थापना। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना 1988 में की गई। 1988 में सेबी की स्थापना की गई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी के कार्य हैं शेयर बाजार या पूंजी बाजार या स्टॉक मार्केट का नियमन करना। सेबी पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट की नियामक संस्था है। सेबी की वर्तमान चेयरमैन माधवीपुरी बुच हैं। 1990 से 92 तक का हॉलीडे प्लान। पहला हॉलीडे प्लान 1990 से 91, दूसरा हॉलीडे प्लान 91 से 92। 1990 से 92 तक की उपलब्धियाँ। पहली है भारत में आर्थिक सुधार 1991। भारत में 1991 में LPG लाया गया। LPG, L का मतलब है लिबरलाइजेशन उदारीकरण, P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। 1990 से 91 और 1991 से 92 के हॉलीडे प्लान के कारण। पहला कारण है विदेशी मुद्रा कोष में कमी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी। दूसरा कारण है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट में वृद्धि। तीसरा कारण है राजस्व घाटा में वृद्धि, रेवेन्यू डेफिसिट। चौथा कारण है खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमत अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। पांचवा कारण है सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे थे। उन्नीस में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म LPG को अपनाया गया। L का मतलब है लिबरलाइजेशन उदारीकरण। इसके तहत व्यापार के नियमों में लिबरलाइजेशन के तहत व्यापार नियमों का सरलीकरण किया गया। इसमें प्राइवेट लाइसेंस व परमिट राज को खत्म किया गया। वर्तमान में लाइसेंस जरूरी है, जैसे अल्कोहल, सिगरेट व तंबाकू, विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक रसायन, मादक पदार्थ। दूसरा है P का मतलब है P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन के तहत सार्वजनिक उपक्रमों में निजी भागीदारी को बढ़ाया गया। दूसरा है डी रिजर्वेशन पॉलिसी, अनारक्षण की नीति। 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति के तहत सरकार के पास आरक्षित उद्योग 17 थे। 1991 में आरक्षित उद्योग 8 थे। वर्तमान में आरक्षित उद्योग 2 ही बचे हैं, एक है रेलवे, दूसरा है परमाणु ऊर्जा। 2014 में रेलवे के बुनियादी ढांचे में प्राइवेटाइजेशन किया, जिसमें रेल के डिब्बे बनाना, ट्रैक बनाना आदि निजी हाथों में दिया गया। रेलवे के संचालन का अधिकार सिर्फ सरकार ने रखा। जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। देश की अर्थव्यवस्था को विदेशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी। 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था बन गई। 1991 से पहले आयात निर्यात सिर्फ सरकार ही करती थी। 1991 के बाद निजी कंपनी भी व्यापार कर सकती थी विदेशों से। FDI की अनुमति, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट की छूट दी गई 1991 में LPG के तहत। इकोनॉमिक रिफॉर्म को राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। 1991 के दौरान दूसरी उपलब्धि है SIDBI की स्थापना। SIDBI का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक। SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। SIDBI के कार्य हैं MSME उद्योगों का विकास। MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। 2024 के अनुसार उद्योगों के प्रकार, माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग, इन्वेस्टमेंट इनमें 1 करोड़ तक होनी चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ तक होनी चाहिए।
स्मॉल या लघु उद्योग होते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक हो और टर्नओवर 50 करोड़ तक हो। मीडियम या मध्यम उद्योग जिनमें 50 करोड़ तक निवेश हो और टर्नओवर 250 करोड़ तक हो। 1991 के सुधार में तीसरा है 1991 में अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन को अपनाया गया। सरकार द्वारा देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कमजोर कर देना अवमूल्यन कहलाता है। अब तक भारत में 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है या डिवैल्यूएशन किया जा चुका है। पहला अवमूल्यन 1949 में वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा, दूसरा अवमूल्यन 1966 में वित्त मंत्री सचिंदर चौधरी द्वारा, तीसरा अवमूल्यन 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा। अवमूल्यन के उद्देश्य होते हैं निर्यातों को हतोत्साहित व निर्यातों को प्रोत्साहित व आयातों को हतोत्साहित करना, यानी एक्सपोर्ट बढ़ाना और इंपोर्ट कम करना। 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 97 के मध्य थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर ने तैयार किया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का लक्ष्य 5.6% रखा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट की प्राप्ति 6.8% हुई। 8वीं पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक सफल योजना मानी जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मानव संसाधनों का विकास रखा गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के 3 प्रधानमंत्री बने। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के 3 प्रधानमंत्री बने। पहले थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री रहे। दूसरे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी 1996 से 1996 में ही प्रधानमंत्री रहे। तीसरे प्रधानमंत्री थे एच डी देवेगौड़ा। देवेगौड़ा जी 1996 से 97 तक प्रधानमंत्री रहे। 8वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां हैं। भारत WTO का सदस्य बना 1995 में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत WTO का सदस्य 1995 में बना। दूसरी उपलब्धि है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लाई गई। तीसरी उपलब्धि है मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में लाई गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1993 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई कृषि एवं ग्रामीण विकास को। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का लक्ष्य 6.5% रखा गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट की प्राप्ति 5.3% हुई। यह असफल योजना थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सामाजिक व न्याय तथा समानता के साथ विकास रखा गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि है। पहली उपलब्धि प्रधानमंत्री सड़क योजना सन 2000 में लाई गई। दूसरी उपलब्धि है इरडा। इरडा का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडा को 1999 में लाया गया। इरडा का मतलब है भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण है। इरडा बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था है। इरडा की स्थापना 1999 में हुई। इरडा का मुख्यालय है हैदराबाद में। इरडा की कार्य है बीमा क्षेत्र का नियमन करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8% रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट की प्राप्ति 7.6% रही। यह असफल योजना रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ। पहली उपलब्धि है नरेगा। नरेगा का मतलब है NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में की गई। संपूर्ण भारत में यह 1 अप्रैल 2008 से शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इसमें एम का मतलब महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून। नरेगा नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना। मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9% रखा गया। इसमें प्राप्ति हुई 7.9%। अब तक की सभी योजनाओं में सर्वाधिक प्राप्ति वाली योजना है, क्योंकि अब तक 7.9% किसी भी योजना में प्राप्ति नहीं हुई थी ग्रोथ रेट की। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतर व और अधिक समावेशी विकास करना, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। 11वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ। नरेगा को 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा बना दिया। दूसरी उपलब्धि है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009। 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि है 2012 से 2017। इसकी प्राथमिकताएं हैं सामाजिक सेवाएं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8% रखा गया। इसमें प्राप्ति 6.9% हुई। यह असफल योजना थी। इसका उद्देश्य तीव्रतर संपोषणीय व और अधिक समावेशी विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ। NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 5 जुलाई 2013 को लाया गया। 2017 में पंचवर्षीय योजना को बंद करके एक्शन प्लान को लाया गया है। एक्शन प्लान 3 वर्ष के लिए होता है।
राजकोषीय नीति एवं बजट, फिस्कल पॉलिसी एंड बजट। राजकोषीय नीति, सरकार की सभी नीतियाँ एवं कार्यक्रम जो बजट के माध्यम से अभिव्यक्त होती है उसे सरकार की फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य होते हैं, जैसे बजट। बजट में कुल आय व कुल व्यय होते हैं। दूसरा है बजट घाटे। तीसरा है कर यानी टैक्स। चौथा है उधार। पांचवा है वित्त आयोग। बजट, बजट सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आय व कुल व्यय का अनुमानित विवरण पेश किया जाता है, जिसे बजट कहते हैं। भारतीय वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बजट पेश वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 2017-18 के बजट से 1 फरवरी को बजट पेश करना शुरू किया गया। इससे पहले 2017-18 से पहले बजट 28 या 29 फरवरी को पेश किया जाता था। बजट में अनुमानित आंकड़े या एस्टीमेट होते हैं। बजट को वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का बजट प्रभाग के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा को वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। आर्थिक समीक्षा बजट के एक दिन पूर्व पेश की जाती है, यानी 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। 31 जनवरी को वर्किंग डे होना चाहिए। वर्किंग डे नहीं हुआ तो उससे पहले वाले वर्किंग डे या उसके बाद, यानी 31 जनवरी से पहले वाले वर्किंग डे को आर्थिक समीक्षा पेश की जाएगी। आर्थिक समीक्षा CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा या मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। आर्थिक समीक्षा CEA द्वारा तैयार की जाती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है। वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन है। बजट के साथ 3 वर्ष का लेखा जोखा पेश किया जाता है। 2024-25 आगामी वर्ष अनुमानित आंकड़े पेश होते हैं। 2023-24 चालू वर्ष संशोधित आंकड़े पेश किए जाते हैं। 2022-23 पिछला वर्ष, इसके वास्तविक आंकड़े पेश किए जाते हैं। बजट 2017-18 की सुधार। पहला सुधार है 28 या 29 फरवरी बजट पेश के स्थान पर 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। दूसरा सुधार है रेल बजट का आम बजट में विलय किया गया। रेल बजट का आम बजट में विलय विवेक देवरोई समिति की सिफारिश पर वर्ष 2017-18 के वित्त वर्ष में किया गया। रेल बजट आम बजट से अलग 1924 में एक और समिति की सिफारिश पर किया गया था। बजट सुधार 2021 के बजट सुधार। 2021 में पेपरलेस बजट पेश किया गया। 2021 में डिजिटल बजट पेश किया गया। 2019 के बजट सुधार। 5 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2019-20 का बजट पेश किया। यह बजट लेदर बैग के स्थान पर मखमली कपड़े में पेश किया गया। लेदर बैग गुलामी का प्रतीक था, इसको बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर मखमली कपड़े में बजट पेश किया गया। बजट का इतिहास। भारतीय संविधान में बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अनुच्छेद 202 के तहत बजट पेश किया जाता है। बजट शब्द की उत्पत्ति बोगेट से हुई है। बोगेट फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल द्वारा 1733 में एक चमड़े के थैले में अपना आर्थिक विवरण प्रस्तुत किया, जिसे बोगेट कहा गया। 1803 में फ्रांस द्वारा अपना आर्थिक विवरण पेश किया गया, जिसे बोगेट के स्थान पर बजट शब्द पहली बार प्रयोग किया गया। भारत में सर्वप्रथम बजट पेश 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा किया गया। जेम्स विल्सन लॉर्ड कैनिंग के समय वित्तीय सदस्य थे। भारतीय बजट का जन्मदाता जेम्स विल्सन को कहा जाता है। जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत में आयकर की शुरुआत की। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया। यह बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। यह अंतरिम बजट था। 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक का 7.5 माह का बजट था। प्रथम बजट। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई द्वारा 28 फरवरी 1950 को प्रथम बजट पेश किया गया। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई द्वारा 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया। 1955-56 का बजट C.D. देशमुख द्वारा पेश किया गया। यह हिंदी में पेश किया गया प्रथम बजट था। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया। ऐसे वित्त मंत्री जो बजट पेश नहीं कर पाए, पहले हैं के.सी. नियोगी 1948 में। के.सी. नियोगी 35 दिन के लिए वित्त मंत्री बने थे। दूसरे हैं हेमवती नंदन बहुगुणा
1969 से 80 के मध्य वित्त मंत्री थे। ऐसे वित्त मंत्री जो राष्ट्रपति बने, पहले हैं आर वेंकटरमण, दूसरे हैं प्रणब मुखर्जी। ऐसे वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री बने, पहले हैं मोरारजी देसाई, दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह, तीसरे हैं वीपी सिंह, चौथे हैं मनमोहन सिंह। ऐसे प्रधानमंत्री जिनके पास वित्त मंत्री का पद भी रहा है, पहले हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1958-59 का बजट पेश किया। दूसरी हैं इंदिरा गांधी जी, तीसरे हैं राजीव गांधी, चौथे हैं मनमोहन सिंह। प्रथम महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रथम महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी। पूर्ण कार्यभार वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ब्लैक बजट 1973-74 के बजट को कहा जाता है। इस समय बजट घटा 550 करोड़ था। बजट का समय पहले 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे बजट पेश किया जाता था। 1999 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा प्रथम बार सुबह 11 बजे बजट पेश किया गया। बजट में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय होता है। कुल प्राप्तियां दो प्रकार की होती है, एक है राजस्व प्राप्तियां, दूसरी है पूंजीगत प्राप्तियां। कुल व्यय दो प्रकार का होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति, कुल व्यय में राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय होता है। असंतुलित बजट, कुल व्यय पर कुल प्राप्तियों का आधिक्य होने पर कुल व्यय पर कुल प्राप्तियों का आधिक्य, इसे अधिशेष बजट कहते हैं। इसे बचत बजट भी कहते हैं। इसे मुद्रास्फीति में उचित समझा जाता है। कुल प्राप्ति पर कुल व्यय का आधिक्य, इसे घाटे का बजट कहते हैं। यह विकास के लिए उचित है। यह मुद्रास्फीति में उचित होता है, यानी मंदी के समय। असंतुलित बजट, कुल प्राप्ति बराबर कुल व्यय। संतुलित बजट है कुल प्राप्तियां बराबर कुल व्यय। असंतुलित बजट है कुल प्राप्तियां और कुल व्यय ज़्यादा। सरप्लस बजट है कुल प्राप्तियों से कुल व्यय ज़्यादा। घाटे का बजट है कुल व्यय से कुल प्राप्तियां ज़्यादा। विकास के लिए उचित बजट, घाटे का बजट। मुद्रास्फीति में उचित बजट, सरप्लस बजट। मुद्रा अस्फीति में उचित बजट, घाटे का बजट। कुल प्राप्तियां दो प्रकार की होती है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियों में किसी प्रकार की देयता नहीं बनती है। इसमें परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं आती है। पूंजीगत प्राप्तियां, इसमें उधार, ऋणों की वापसी, विनिवेश, किसी भी उपकरण का कुछ भाग बेचकर पैसे प्राप्त करना। राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार से प्राप्त होती है, टैक्स से और नॉन टैक्स से। टैक्स से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, नॉन टैक्स से शुल्क, जुर्माना या दंड, लाभांश व ब्याज, लाभ वाली संपत्ति और सहायता से। कुल व्यय दो प्रकार का है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में न तो देयता में कमी आती है और ना ही एसेट का निर्माण होता है, जैसे अनुदान, ब्याज चुकाना, वेतन व पेंशन, पुलिस व प्रशासन, रक्षा व्यय, आर्थिक सहायता, केंद्र द्वारा राज्य को अनुदान, छात्रवृत्ति, फ्री वाले व्यय। पूंजीगत व्यय में दूसरा है पूंजीगत व्यय में देयता में कमी आती है, एसेट्स का निर्माण होता है। उदाहरण, ऋण चुकाना, मशीनरी व भूमि पर व्यय, किसी कंपनी के शेयरों की खरीद और उपकरणों की खरीद, हॉस्पिटल, रोड, स्कूल का निर्माण। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की थीम है वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी करों का सरलीकरण रूप है। जीएसटी में 17 टैक्स और 23 उपकर हैं, यानी शेष हैं। जीएसटी में 40 टोटल कर हैं। जीएसटी में 40 करों को शामिल किया गया है। जीएसटी के बारे में, जीएसटी व्यापक कर है, जीएसटी बहुचरणीय कर है, जीएसटी गंतव्य कर है, जीएसटी मूल्यवृद्धि कर है। जीएसटी के प्रकार, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है, एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा। एसजीएसटी में 50% केंद्र के पास, 50% राज्य के पास रहता है। यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेश में लगता है। इसमें 50% केंद्र सरकार और 50% यूटी लेता है। आईजीएसटी अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगता है। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य व्यापार पर आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 269A में है। जीएसटी का कलेक्शन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। कर का 50% किसी राज्य को वितरण, अंतिम उपभोक्ता जिस राज्य में सामान का उपभोग हुआ है। जीएसटी स्लैब 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। सोना पर 3% जीएसटी लगता है।
कच्चे, कीमती व अर्धकीमती पत्थर पर 0.25% जीएसटी लगता है। जीएसटी के बाहर रखा गया है पेट्रोल, डीजल, बिजली, शराब, नेचुरल गैस। इन पर वेट लगता है। वेट राज्य सरकार के अंदर होता है। वेट का मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई। जीएसटी परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जीएसटी का अनुच्छेद है 279 ए। जीएसटी का अनुच्छेद है 279 ए। जीएसटी परिषद की स्थापना। जीएसटी परिषद का अनुच्छेद है 279 ए। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद की कार्य है जीएसटी से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय लेना। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। एक केंद्रीय वित्त मंत्री, दूसरा केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और 28 राज्य सभी के वित्त मंत्री। केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। कुल 33 सदस्य जीएसटी परिषद में होते हैं। जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल से नियुक्त किया जाता है। जीएसटी परिषद में निर्णय बहुमत से लिया जाता है। 3/4 मत पक्ष में होने पर गणपूर्ति 50% सदस्य उपस्थित होने आवश्यक हैं। 33 में से 17 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। जीएसटी परिषद में वोट का महत्व है। केंद्र का 1/3 और राज्य का 2/3। जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष अरुण जेटली थे। जीएसटी राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 में पास हुआ। जीएसटी लोकसभा में 8 अगस्त 2016 में पास हुआ। जीएसटी राष्ट्रपति द्वारा 8 सितंबर 2016 में पास हुआ। जीएसटी परिषद का गठन या स्थापना 12 सितंबर 2016। जीएसटी भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। जीएसटी संविधान संशोधन क्रमांक 101वां संविधान संशोधन था। जीएसटी विधेयक बिल को सर्वप्रथम पास करने वाला राज्य तेलंगाना था। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम था। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। जीएसटी से संबंधित प्रथम समिति असीम दास गुप्ता समिति। जीएसटी से संबंधित प्रथम समिति असीम दास गुप्ता समिति। इसे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत में जीएसटी का जनक कहा जाता है। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू की गई। जीएसटी मॉडल कनाडा देश से लिया गया है। जीएसटी अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस था। फ्रांस ने 1954 में जीएसटी अपनाई। भारत जीएसटी अपनाने वाला विश्व का 161वां देश था। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी नंबर में कुल 15 डिजिट होते हैं। ई वे बिल की शुरुआत 2018 में हुई। ये 2 राज्यों के मध्य सामान की आवाजाही पर लगता है। 50,000 से अधिक का सामान लाने पर ई वे बिल लगता है। किसी वस्तु या सेवा की कर श्रेणी में बदलाव हेतु उत्तरदायी संस्था है जीएसटी परिषद। जीएसटी में कितने प्रकार के कर व उपकरों को शामिल किया गया? 40 प्रकार के।